रहीम। देखिए मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबको। यस सर। जी सर हो रही है। जी सर। यस सर हो रही है। चलें, आज हमारे पास क्लास आज जो हमने प्रोसेस पढ़ना है दैट इज़ कॉल्ड एज ब्लीचिंग। ठीक है, इससे पहले हमने जो है वो 3 लेक्चर्स जो हैं स्लाइड्स जो हैं वो पढ़ी हैं। सबसे पहले में जो है वो जस्ट एक्सेल प्रोसेसिंग का फ्लो चार्ट्स था और डेफिनेशन थी। उसके बाद हमने सिंजिंग पढ़ा है। उसके अंदर थोड़ा सा जो टॉपिक है, थोड़ा सा जो पार्ट है वो क्रॉपिंग और शेयरिंग और ब्रशिंग का भी था। उसके बाद हमने डिसाइजिंग पढ़ा है। उसके बाद हमने स्कैपरिंग पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग। ठीक है, बेसिकली ये सारे प्रोसेस हम इसलिए करते हैं ताकि हम फैब्रिक को वियरेबल बनाएं, फैब्रिक को नीट बनाएं, को इस काबिल बनाएं कि वो उसके अंदर कोई ना कोई इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो सारी की सारी रिमूव हो जाएं और उसकी डाइंग और प्रिंटिंग अच्छी हो जाए। सो अल्टीमेटली हम लोग जिसमें अपने फैब्रिक को इसलिए जो है वो रेडी करते हैं ताकि इसकी डाइंग और इसकी प्रिंटिंग जो है वो अच्छी हो सके। ठीक है, तो ब्लीचिंग हम देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियल में ब्लीचिंग जो है वो किस तरह से होती है। सो लेट्स सपोज मैं कोई पहले हम 2-3 वीडियोस देखते हैं। ठीक है, फिर हम उसके बाद थोड़ा स्टार्ट लेते हैं ब्लीचिंग। अगर हम ये वीडियो देख लें, लेट्स सपोज ये है हमारे पास कंटिन्यूस ब्लीचिंग वॉशिंग मशीन है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से 2 साइड्स होती हैं, आपको पता है किसी भी मशीन की एक साइड से फैब्रिक इन हो रहा होता है, जिस तरह यहाँ से फैब्रिक इन हो रहा है और दूसरी साइड से फैब्रिक आउट हो रहा है। ये पैनल है, ये वो बता रहा है कि मशीन के अंदर हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, ये डिफरेंट चैम्बर्स हैं, डिफरेंट रोलर्स लगे होते हैं जिनके साथ होते हुए फैब्रिक जो है वो डिफरेंट चैम्बर से गुजरता है और फैब्रिक के ऊपर ब्लीचिंग या जो भी वॉशिंग मटेरियल है वो अप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, ये पैनल है, एक एक मशीन का जो पार्ट है उसने शो किया हुआ है, जिसके ऊपर उस पार्ट की स्पीड, उस पार्ट का प्रेशर, उस पार्ट का टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। ठीक है, ये देखें लेट्स सपोज ये पहला पार्ट है, इसके अंदर वो ब्लीचिंग हो रही है। ठीक है, ये सारे के अंदर जो है वो ब्लीचिंग हो रही है। ब्लीचिंग एजेंट इसके अंदर मौजूद है, फैब्रिक इसके अंदर से पास होता है। यहाँ से वो बता रहा है कि ये वाला चीज़ ऑन हो जाती है। ये देखें फैब्रिक उसके अंदर पड़ा हुआ है और जब हम ब्लीच करेंगे तो इसके अंदर जो है जो भी ब्लीचिंग मटेरियल है वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। ये देखिए पहले फैब्रिक तय दर तय उसके अंदर हम लगा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से फैब्रिक इसके अंदर इन हो गया। अब हम जो हमारे पास ब्लीचिंग एजेंट है वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। दाऊद सुन रहे हो? चलो पहले तो पता करो चाहिए कि नहीं। ये देखिए ये नेक्स्ट चैम्बर है। ठीक है, इसके अंदर भी ब्लीचिंग का कोई ना कोई केमिकल अंदर अप्लाई किया हुआ है। यहाँ से भी फैब्रिक हो के पास आउट होके जा रहा है। ठीक है, ये डिफरेंट मोटर्स लगी हुई हैं। ये उससे अगला चैम्बर है, यहाँ पे मेरे ख्याल वॉशिंग हो रही है। हाँ ये ओपन करके दिखाएगा जी, ये यहाँ पे देखें ये वॉशिंग हो रही है इसकी। ठीक है, ब्लीच हो गया। अब एंड पे मैंने आपको बताया था प्रोसेसिंग में जो भी हमने स्टेप करना है उसके बाद हमने उसकी वॉशिंग लाजमी करनी है। तो यहाँ पे उसकी वॉशिंग हो रही है हॉट वाटर के साथ। ये देखिए ये रोलर्स है, यहाँ इनके ऊपर से फैब्रिक पास आउट हो रहा है और हम फैब्रिक को वॉश कर रहे हैं। और ये देखिए एंड पे जो है उसी तरह जो है वो फैब्रिक बिल्कुल ब्लीच हुआ हुआ है। देखिए यहाँ पे उसका कलर देखें, कोई भी कलर इम्प्योरिटी नहीं है। फैब्रिक लस्ट्रस है, शाइनिंग सरफेस है और बिल्कुल वाइट है। और इस तरह पैक हो रहा है। ये मशीन का बैक पार्ट है। ठीक है, ये कंटिन्यूस ब्लीचिंग वॉशिंग मशीन है फॉर कॉटन और रेयान निटेड फैब्रिक्स के लिए।
इंडस्ट्री में यूज़ होती है। तो आपने देखा ये ब्लीचिंग का प्लांट है, बेसिकली बहुत बड़ी मशीन होती है, ऑलमोस्ट 2 या 3 रूम्स स्पेसिस जितनी, जिसमें जो है वो दो, एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है, और उसके अंदर ब्लीचिंग हो रही होती है और हमारे पास वॉशिंग हो रही होती है। फैब्रिक कंटिन्यूसली डिफरेंट रॉड्स, डिफरेंट रोलर से होता हुआ गुजरता है, और उसके बाद जो है वो अंदर डिफरेंट चैम्बर्स के अंदर, किसी चैम्बर में ब्लीचिंग हो रही है तो किसी चैम्बर के अंदर वॉशिंग हो रही है। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर हम जो मतलब कपड़े वगैरह लेते हैं, मतलब कुछ भी हो, तो उसके अंदर प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स में लिखा होता है कि ये कपड़ा जो है ये हम इसे ब्लीच नहीं कर सकते, या ये जो है मतलब इस तरह के जो होते हैं। तो सर जब वो मतलब उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है प्रिंटिंग टाइम के लिए, तो तब भी क्या हम उसकी ब्लीचिंग नहीं करते, या फिर तब करते हैं उसके बाद नहीं करते? अमूमन कॉटन फैब्रिक्स की तो हम ब्लीचिंग कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा डेलिकेट, बहुत ज़्यादा नाजुक जो फाइबर्स होते हैं उनकी हम अक्सर ब्लीचिंग नहीं करते, या अगर हम ब्लीचिंग करते हैं तो उनके पास कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनसे हम लोग जो है वो डेलिकेट फाइबर्स की ब्लीचिंग कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री में तो वो चीज़ें अवेलेबल है। हमें वो टैग लगा के इसलिए देते हैं कि घर में औरतें ब्लीचिंग के लिए अमूमन केमिकल तेज़ाब यूज़ करती हैं, एसिड यूज़ कर लेती हैं। जब वो यस यूज़ सर। करते हैं तो हमारे पास फैब्रिक जो है वो डैमेज हो जाता है, तो उनके पास उस चीज़ की फैसिलिटी होती है। क्लियर? ओके सर, थैंक यू। अच्छा, जब मैं बुक्स को ना करने के कहते हैं तो इस तरह से कहते हैं कि प्रिंटिंग में डायरी ये खराब हो सकती मुझे आपकी समझ नहीं आई। 1268 क्या कह रही हैं आप निदा? 1268 क्या कह रही? किसी ने इधर कुछ कमेंट पास किया था लेकिन मुझे आवाज़ नहीं आई। है। मतलब ये मैं कहती हूँ कि जो फैब्रिक गारमेंट्स के ऊपर लिखा होता है कि इसको हम ब्लीच नहीं कर सकते, वो इस तरह से लिखा होता है ना कि हमने इस पे प्रिंटिंग या डाइंग की होती है। मतलब सारी बात है, हमारे पास जो गारमेंट है उस पे प्रिंटिंग ऑलरेडी हुई हुई है, तो अगर हम तब उसकी ब्लीच करेंगे तो वो सारी प्रिंटिंग उसकी खराब होगी, डाई खराब। मुझे आपकी अगेन समझ नहीं आई। आपके माइक में मसला है जुबिया। सर वो कह रहे थे नॉर्मली जब हमें गारमेंट मिलता है उस पर प्रिंटिंग हुई होती है, तो उसको जब हम ब्लीच करेंगे तो उससे हमारा वो उसका प्रिंट खराब हो जाएगा। हाँ, हो सकता है। तो हम वैसे भी ब्लीचिंग देखिए, इंडस्ट्री लेवल पे जो ब्लीचिंग होती है वो तो प्रिंटिंग डाइंग से पहले हो रही है ना। यस, मतलब सर वो तो अभी फैब्रिक बन रहा है, उसके साथ उसको बस वेरेबल करने के लिए, केमिकल प्रॉपर्टीज रिमूव करने के लिए ब्लीचिंग कर रहे हैं उसको। जी, ब्लीचिंग का बेसिकली पर्पज़ है क्लास कलर्ड इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना। कोई भी कलर इम्प्योरिटी है उसको हम रिमूव करते हैं ब्लीचिंग में। मतलब कोई भी और कलर लग गया ब्लैक कलर का, वर्कर्स वगैरह गंदे हाथ लगाते हैं तो ब्लैक कलर लग जाता है। अक्सर मशीन ख़राब होती है तो मशीन के पार्ट्स को ठीक करते करते ग्रीस वगैरह जो है वो कप फैब्रिक के ऊपर भी लग जाती है, या कोई और कलर इम्प्योरिटी अगर इन्वायरमेंट से आके उसके ऊपर स्टक हो गई है तो हमने उसको रिमूव करना है। क्यों? क्योंकि हमने इसके बाद डाइंग और प्रिंटिंग करनी है। सो अगर डाइंग और प्रिंटिंग में उसके ऊपर पहले से कलर होगा तो हमारे पास शेड नहीं आएगा प्रॉपर। शेड लाने के लिए हमेशा पहले से फैब्रिक का कलर वाइट होना चाहिए, इसलिए हम उसको ब्लीच करते हैं ताकि फैब्रिक प्योर वाइट हो जाए, उससे सारी की सारी कलर्ड इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो रिमूव हो जाएं। क्लियर? यस सर। चलें यस सर। चलें अब हम पढ़ते हैं स्लाइड को। देखें ब्लीचिंग। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लीचिंग इज़ टू डिस्ट्रॉय द नेचुरल पिगमेंट। कोई भी नेचुरल पिगमेंट अगर उसके ऊपर लगा होगा, पिगमेंट का मतलब है कलर, ठीक है। लेट्स सपोज अगर किसी वर्कर ने जो है वो कोई फ्रूट ही खाया, फ्रूट के अक्सर जो है वो स्टेन लग जाती है, और एक्वायर्ड एटमॉस्फेरिक और मशीन, या एटमॉस्फेयर से कोई कलर आ गया या मशीन से ही कोई कलर आ गया, ठीक है। मतलब मशीन की हैंडलिंग के दौरान मशीन ख़राब होगी, उस दौरान उसके ऊपर जो कलर लग गया है उसको हम लोगों ने जो डिस्ट्रॉय करना है, जो रिमूव करना है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्लीचिंग, ठीक है। क्यों? ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके? एक तो ये द फैब्रिक हैज़ टू बी सप्लाइड इन वाइट कलर। हमें आगे फैब्रिक को वाइट कलर में सप्लाई करना होता है। मैंने आपको बता दिया वाइट कलर में क्यों सप्लाई करना होता है, क्योंकि जो भी डाइंग और प्रिंटिंग के शेड्स हैं वो वाइट कलर के ऊपर जो है वो प्रॉपर विजिबल होते हैं बनिस्बत दूसरे कलर्स की निस्बत, ठीक है। इट नीड्स टू बी डाइड इन पास्टल शेड, सॉफ्ट और डेलिकेट शेड। अगर हमने उसको डाई करना है पास्टल शेड्स में, पास्टल शेड्स का मतलब है किसी सॉफ्ट या लाइट शेड देना है,
मतलब फैब्रिक के ऊपर कोई लाइट कलर अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि वो पहले से वाइट हो। डार्क कलर के लिए तो चले इट्स ओके अगर पहले से कलर कोई अप्लाई हुआ है, बट अगर हमने उसके ऊपर बहुत लाइट शेड अप्लाई करना है तो उसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हम उसको पहले कलर्ड इम्प्योरिटीज रिमूव करें। इट नीड्स टू बी प्रिंटेड, या प्रिंटिंग में भी हमने जो भी पैटर्न प्रिंट करना है वो भी हमारे पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके अंदर वाइट कलर हो। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग इज परफॉर्म। सबसे ज़्यादा जो इसकी टाइप्स है, 3 टाइप्स होती हैं इसकी, हम जो है ये नेक्स्ट पढ़ेंगे भी, लेकिन सबसे जो ज़्यादा यूज़ हो रही है वो कौन सी है? ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग जो है वो यूज़ हो रही है। क्लियर? सर जी सर आपने कहा कि हमें जो है वो वाइट कपड़ा जो है वो आगे ट्रांसफर करना होता है जी जी जो यार्न टाइट फैब्रिक होती है, हाँ तो वो ब्लीचिंग कैसे करते होंगे? उनकी यार्न की उनकी ब्लीचिंग ब्लीचिंग करते नहीं हैं या करते, उनकी ब्लीचिंग नहीं करते। ओके एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। वो एक एक्सेप्शनल केस है। अगर हमने मतलब कि ओके यार्न की डाइंग कर ली है तो देयर इज नो नीड कि अब हम उसको दोबारा से डाई करें। क्लियर है? सॉरी, ब्लीच करें, ओके क्योंकि ओके उसकी डाइंग ही नहीं होती ना। उसकी तो डाइंग पहले से हो गई है, उसकी तो यार्न लेवल पे डाइंग हो गई है, उसकी फैब्रिक लेवल पे ऊपर डाइंग होगी नहीं, सो हमें उसकी ब्लीचिंग की भी ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? यस सर यस चलिए। सर सर मतलब अगर हम लोगों ने यार्न लेवल पे डाई कर लिया तो उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक यार्न को लेके कपड़ा बना सकते हैं, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी उससे ब्लीच वगैरह करने की। हाँ, नहीं होती, लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि उसके ऊपर फिर भी स्ट्रेन तो लग सकता है ना, क्योंकि स्ट्रेन तो वीविंग के दौरान लगेगा। अगर उसके ऊपर अगेन स्ट्रेन लगेगा फिर हम अगेन उसकी ब्लीचिंग करते हैं, लेकिन ऐसे केमिकल के साथ करते हैं कि सिर्फ स्ट्रेन रिमूव हो। ठीक है, हो सकता है वो डीसाइजिंग के अंदर ही स्ट्रेन वगैरह रिमूव हो जाए, क्योंकि डीसाइजिंग के अंदर भी ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं जो कि हमने पढ़ा था। यस सर। चल देखिए, 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप है जो क्लास, वो है हमारे पास ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग। ठीक है, जो सेकंड टाइप है दैट इज़ नोन एज हाइपो ब्लीचिंग। जो थर्ड टाइप है दैट इज़ नोन एज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ब्लीचिंग। ठीक है, हम लोग जस्ट ये पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन सा केमिकल यूज़ होता है, क्या पीएच रेंज होती है, और क्यों ये यूज़ हो रहा है ये वाला प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस मैंने आपको ब्लीचिंग का दिखा दिया, मैंने आपको ये मशीन जो है वो प्रॉपर दिखा दी जिसके अंदर जो है वो हम लोग ब्लीचिंग करते हैं। अभी हम जस्ट ये 3 टाइप्स हैं, इनकी हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इनकी डिटेल में बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री आती है। हम लोग सिर्फ ये पढ़ेंगे कौन सा केमिकल किस टाइप के लिए यूज़ होता है, किस पीएच पे यूज़ होता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं। क्लियर है? सो हमारे पास सबसे जो पहली टाइप है दैट इज़ नोन एज ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग। इसके अंदर हमारे पास जो केमिकल यूज़ होता है वो है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड होता है NaClO2। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को हम फैब्रिक के ऊपर अप्लाई करते हैं वाटर के अंदर जो है वो मिला के। ठीक है, और वो चैम्बर के अंदर जो है वो फैब्रिक जो है वो उसके अंदर से पास आउट हो रहा था, जो कि हमने वीडियो के अंदर देखा। इसकी जो पीएच रेंज है वो हम लोग 9 रखते हैं। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा कॉमनली ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग जो है वो इसके अंदर यूज़ होती है। किसमें? ऑक्सीडेटिव में। क्यों कॉमनली ऑक्सीडेटिव है? क्योंकि ये डेंजरस नहीं है और ये सारी की सारी कलर्ड इम्प्योरिटीज़ को इजीली रिमूव कर देता है और हमारे फैब्रिक को भी डैमेज नहीं करता। ठीक है, ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग में हमने कितनी चीज़ें पढ़ी? सोडियम क्लोराइड केमिकल यूज़ करते हैं, इसकी पीएच रेंज जो है वो 9 है, और ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग स्टेप है। सबसे ज़्यादा ये यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो ये हर तरह के फैब्रिक्स, डेलिकेट फैब्रिक्स और उसके बाद हैवी फैब्रिक्स के लिए भी यूज़ हो सकता है, और दूसरी बात ये कि इससे फैब्रिक जो है वो डैमेज नहीं होता। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग। इसकी वीडियो है, मैं इसको प्ले करता हूँ, देख लेते हैं वीडियो। दूसरी बात सर आपने क्या बताई इसकी? ये तो वही वीडियो आई है। क्या कह रही हैं आप? दोबारा क्वेश्चन कीजिएगा स्टूडेंट। जी जी। मैंने पूछा था इसकी दूसरी बात आपने क्या बताई है सोडियम क्लोराइड की?
दूसरी ये है कि फैब्रिक को एक तो ये डैमेज नहीं करती, एक ये हर तरह की डेलिकेट फैब्रिक्स के लिए यूज़ हो सकती है। ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग क्लियर है। चलें ये देखें, ये भी एक मशीन है जिसके अंदर ब्लीचिंग भी हो सकती है, डाइंग भी हो सकती है। ये देखिए यहाँ पे इसके अंदर जो है फैब्रिक इस तरह से जा रहा है, ठीक है, और फिर उसके बाद वो चैम्बर को बंद कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से वो कंट्रोल करते हैं। ये देखिए यहाँ से उसने वाटर अप्लाई किया, साथ में ब्लीचिंग केमिकल सोडियम कलर, और यहाँ से फैब्रिक इन हो रहा है, फैब्रिक उसके अंदर जा रहा है, ये देखिए, और यहाँ पे तो वो डाई भी कर रहा है साथ में। तो इसी तरह का अगेन जो है वो पैड होता है, ये इसी तरह की मशीन होती है। इसमें तो वो डाइंग वाला केमिकल उसने लगा दिया है ना, अगर उसने ब्लीचिंग करनी है तो जस्ट सोडियम कलराइट इसके अंदर यूज़ करेगा ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग के लिए। ये देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर की डाइंग हो रही, तो वीडियो ही शायद डाइंग की है सारी एट इंडस्ट्रियल लेवल। ये है ब्लीचिंग एंड वाशिंग। ये देखें क्लास, यहाँ से ये उसी तरह इन होगी, ये उसका पैनल दिखाया हुआ है जिसके ऊपर हम लोग जो है वो हर पार्ट की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से फैब्रिक ये इन हो रहा है, ब्लैक कलर का फैब्रिक है, यहाँ से देखेंगे उसमें अंदर ब्लीच हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर जो भी केमिकल है ऑक्सीडेटिव केमिकल यहाँ पे वो अप्लाई करेगा। ये देखिए ब्लीचिंग एंड वॉशिंग ऑफ फैब्रिक कंटिन्यूस, मतलब एक ही बार में वो ब्लीच भी हो रहा है और अगले किसी चैम्बर में जाके उसकी वॉशिंग भी हो रही है। ये पे फर्स्ट चैम्बर उसने दिखाया हुआ है, ये आगे और चैम्बर है, मिनी चैम्बर्स हैं जिनके अंदर उसकी वॉशिंग होती है। ये देखें काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर उसकी वॉशिंग होती है, इसकी वजह से बाहर जो है वो हीट भी निकल रही है। ये देखें यहाँ से वॉशिंग हो रही है, कंटिन्यूसली वाटर सप्लाई किया जा रहा है जो कि फैब्रिक के ऊपर गिर रहा है और उसको वॉश कर रहा है। ऊपर देखें वेपरेशन भी हो रही है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म है। ये मशीन का बैक पार्ट तक आ गया। अब हम देखते हैं कि बैक पे, हाँ जी यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने क्या किया है, क्योंकि वो पहले से ब्लैक फैब्रिक था लेकिन उसके ऊपर कुछ ना कुछ केमिकल मौजूद थे, ठीक है, ये वो बता रहा है कि क्या मशीन की स्पेसिफिकेशन है। यहाँ पे वहाँ पे ये वाली जो ब्लीचिंग है यहाँ पे उसको वाइट नहीं कर रहा, यहाँ पे वो क्या कर रहा था कि वो पहले से ब्लैक था, रिक्वायरमेंट भी ब्लैक ही थी, जस्ट उसके ऊपर कुछ और कलर के स्टेन लगे हुए थे। तो उन कलर्ड इम्प्योरिटीज़ को जो रिमूव करने के लिए जो उसने प्रोसेस किया वो ब्लीचिंग, बट उसने इसलिए कि वो सारे का सारा फैब्रिक वाइट ना हो जाए, क्योंकि ब्लीचिंग से तो ब्लैक वाला भी वाइट हो जाता है ना, उसके अंदर कोई और केमिकल उसने यूज़ किया होगा, ठीक है। उसको सिर्फ एंड प्रोडक्ट भी ब्लैक ही चाहिए थी, लेकिन ब्लैक प्योर ब्लैक चाहिए थी, उसके अंदर कोई भी कलर्ड इम्प्योरिटी नहीं चाहिए। क्लियर है? यस सर। सर यस सर। आज एक्टिव नहीं है स्टूडेंट्स, यस सर। कहाँ गए हुए हैं सारे, ठहरे तो सही जरा। सर जी जी सर इधर ही है। सर ये जो ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग सर जी 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 बताएं मुझे। सर ये जो आपने कहा कि ना बोल। ब्लैक रिक्वायरमेंट थी तो ब्लैक ही वो हमें रिजल्ट में है। तो अगर हम ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग करेंगे तो ब्लैक फैब्रिक वाइट हो जाएगा। ऑक्सीडेटिव में तो ब्लैक फैब्रिक वाइट हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर हम कोई ऐसा एंटी ऑक्सीडेटिव केमिकल डालते हैं जो कि हमें पता होता है कि जिसमें ये शेड बाकी रहे, बाकी सारे शेड उड़ जाएं। ओके सर। ठीक है,
खैर जाए, मुझे इनका पता तो कर लेने थे। 1242 एमन, 1243 आयशा, जी 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 सर 1242 जी सर। जाग जाए। 1248 फरवा, हैं। 1252 हबीबा, हबीबा हैं? जी सर। क्या जी हाल है? सर, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। 1264 अबू बकर, यस सर। क्या पढ़ा हमने? सर हमने वीडियो देखी है। हाँ गुड। 1269 नूरुल लैन, 73 रुकैया, यस सर यस सर जी 82 सर जूबिया। यस सर। जी सर। चलें गुड। चलें ठीक है। अब हमने ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग हमने पहले जो है वो हमने पढ़ ली है। हमने उसमें देख लिया कौन सा केमिकल यूज़ होता है, क्या पीएच की रेंज है, और हमने ये देखा कि सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ होने वाला प्रोसेस है। जी जी सर मैंने ना मतलब ये सुना है कि जब हम ब्लीच करते हैं तो कपड़ा पतला हो जाता है, ऐसा ये सच्ची है? हाँ, डैमेज होता है फैब्रिक क्योंकि केमिकल होता है, लेकिन ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग के अंदर इतना ज़्यादा नहीं होता। जी सर। बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत ज़्यादा नहीं पतला हो जाता। पतला इस सेंस में होता है कि उसका थोड़ा वेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और वेट रिड्यूस इसलिए होता है कि उसमें से इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाती हैं। जी सर। ठीक है। जी जी। तो चले सर जो हाय। हमें हमें रिक्वायर्ड उसका वेट चाहिए होगा तो हम पहले उसका थोड़ा सा वेट ज्यादा रख लेंगे ताकि बाद में हाँ ब्लीचिंग के बाद उसका रिक्वायर्ड वेट मिले। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। गुड। चले हाइपो ब्लीचिंग में देखें। हाइपो ब्लीचिंग के अंदर जो केमिकल है वो कौन सा यूज़ होता है? NaOCl। उसमें कौन सा था? NaClO2। ठीक है। हाइपर ब्लीचिंग की पीएच रेंज कितनी है? 9.5 से 11। ठीक है। लेकिन इसके अंदर फॉलोड बाय एंटी क्लोर ट्रीटमेंट। जब हम हाइपर ब्लीचिंग करते हैं तो क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है और Cl का भी कितना है? एक मॉलिक्यूल। जबकि ऑक्सीडेटिव में देखें कि हमारे पास क्लोरीन का एक है लेकिन ऑक्सीजन के दो हैं, मतलब ऑक्सीजन के बैलेंस रेशियो में है। ठीक है। यहाँ भी इतना वो बैलेंस रेशियो नहीं है, तो इसके बाद हमें एंटी क्लोर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। हाइपो ब्लीचिंग स्टेप में, हाइपो ब्लीचिंग में ये स्टेप करना पड़ता है। और एंटी क्लोर ट्रीटमेंट क्या है कि इसमें से जो ये क्लोरीन है ये रिमूव करनी पड़ती है बाद में। ठीक है। जब हम ब्लीच करते हैं तो ब्लीच तो हो जाता है, हमारे फैब्रिक से कलर्ड इम्प्योरिटीज़ तो रिमूव हो जाती हैं, लेकिन उसके ऊपर जो है वो क्लोरीन आके लग जाती है। और क्लोरीन जो है वो डिसइंफेक्टेंट है, मतलब कि इतना ज़्यादा अच्छा केमिकल नहीं है। सही है। तो जब हम ब्लीच कर लेते हैं तो उसके बाद हम करते हैं एंटी क्लोर ट्रीटमेंट, मतलब कि कोई सब्सटेंस यूज टू रिमूव द क्लोरीन फ्रॉम द मटेरियल। कि जब हमने उसकी ब्लीचिंग कर ली है, अब हमने उसके अंदर से जो है वो क्लोरीन को भी रिमूव करना है। ठीक है। तो इसके अंदर हाइपर ब्लीचिंग के अंदर एक स्टेप इजाफी है जिसको कहते हैं हम लोग एंटी क्लोर ट्रीटमेंट। और एंटी क्लोर ट्रीटमेंट क्या होता है कि जो क्लोरीन है हम उसको रिमूव कर देते हैं, जो कि डिसइंफेक्टेड है। ठीक है। फ़ायदे क्या है हमारे पास? हाइपर ब्लीचिंग की इकोनॉमिकल है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला सस्ता प्रोसेस है। रिस्क ऑफ द कैटालिटिकल डैमेज इज़ लो। कैटालिटिकल डैमेज इसमें लो है, मतलब फैब्रिक इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता। ठीक है। सिंस इट इज़ द रूम टेम्परेचर प्रोसेस, इसमें रूम टेम्परेचर चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए होता। ठीक है। अब टेम्परेचर ज़्यादा नहीं चाहिए होगा तो इसका मतलब है इसकी एनर्जी कॉस्ट कम होगी। ठीक है। यूज़ फॉर डेनिम ब्लीचिंग, ज़्यादातर जो है ये डेनिम ब्लीचिंग के लिए यूज़ होता है। डेनिम का सबको आइडिया है ना, जो जीन्स वेयर होती हैं उनको डेनिम बोलते हैं हम लोग। यस सर सर ये अच्छा। कैटालिटिक का दोबारा बताइएगा। हाँ, सर कैटालिटिकल अगर डैमेज आप का बोले कि इसके रूम टेम्परेचर होता है, इसकी कैट एनर्जी कॉस्ट भी लो होती है और डैमेज भी कम है, तो फिर ये ज़्यादा क्यों नहीं यूज़ होता? दूसरा वाला ज़्यादा यूज़ क्यों होता है? दूसरे वाला इसलिए ज़्यादा यूज़ होता है कि उसमें एंटी क्लोर ट्रीटमेंट भी नहीं करना पड़ता। इसमें एक ट्रीटमेंट तो करना पड़ता है ना एंटी क्लोर, मतलब एक बैच में, मतलब मशीन के एक बॉक्स में या एक पार्ट में हम लोग पहले ब्लीचिंग करेंगे, फिर अगले बॉक्स में एंटी क्लोर करेंगे, फिर तीसरे बॉक्स में हम क्या करेंगे? वॉशिंग करेंगे। ठीक है। तो एक स्टेप तो इसमें ज़्यादा है ना। जब स्टेप ज़्यादा है तो केमिकल भी लगेगा और टाइम भी लगेगा। जबकि ऑक्सीडेटिव में हम लोगों के लिए एंटी क्लोर ट्रीटमेंट उसमें रिक्वायर्ड नहीं होता। क्लियर है? यस सर।
चले, कैटालिटिकल डैमेज का ये मतलब है कि तो फिर उससे अच्छा है ना। जी जी मैंने कहा ये उससे अच्छा है ना, इसमें इतना डैमेज भी नहीं होता फैब्रिक। मुझे आपकी समझ नहीं आई, फिर सर उसने बोले। वही बात की जो मैंने किया कि इसमें कॉस्ट भी कम है और डैमेज भी कम होता है, तो हाँ कॉस्ट तो कम है लेकिन इतनी कम नहीं है, वो किसी दूसरे प्रोसेस से उसका कंपैरिजन कर रहा है, ठीक सर है। मेन डिफरेंस तो यही है ना, इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा हैं। हाँ नंबर ऑफ स्टेप्स इसमें ज़्यादा है, ठीक है। और पीएच का भी डिफरेंस है, केमिकल भी डिफरेंट यूज़ हो रहा है। हो सकता है ये केमिकल उस केमिकल की निस्बत ज़्यादा महंगा हो, लेकिन हो सस्ता ही लेकिन उसकी निस्बत ज़्यादा महंगा हो, ठीक है। सर क्योंकि वाइड रेंज ऑफ पीएच को अचीव करना मुश्किल होता है ना, क्योंकि उसकी जो हाँ 11 तक जा रही है उसकी 9 है। ऐसे ही है, गुड। सो प्रॉब्लम्स इसके अंदर क्या क्या आ सकती हैं। फाइबर डैमेज कैन टेक प्लेस इफ द टेम्परेचर एंड पीएच आर नॉट कंट्रोल। अगर पीएच हमारी इस रेंज में नहीं है तो हमारे पास फाइबर डैमेज हो जाएंगे, फैब्रिक डैमेज हो सकता है। और अगर टेम्परेचर हमारा रूम टेम्परेचर से ऊपर है तो हमारा यहाँ पे फैब्रिक डैमेज होने के चांसेस होते हैं। ब्लीच मटेरियल कैन टर्न येलो ऑन स्टोरेज। अगर हमने हाइपो ब्लीचिंग की है और उसके बाद हमने काफ़ी देर के लिए फैब्रिक स्टोर कर लिए, डाइंग के लिए आगे नहीं भेजा, तो उसके ऊपर येलोइश आ जाएगा कलर। ये देखिए अब इसका ड्रॉबैक भी है ना, इसलिए हम लोग यूज़ नहीं कर रहे इसको। कैन डिग्रेड। सर तो उसके बाद हम उस पर प्रिंटिंग नहीं कर सकते क्या? प्रिंटिंग भी कर सकते पूरी हैं डाई। लेकिन उसको स्टोर नहीं करना ज़्यादा देर के लिए। जब हम स्टोर करेंगे तो उसके ऊपर येलोइश आ जाएगा। येलोइश इसलिए आता है कि उसके ऊपर रिएक्ट कर जाता है, रिएक्शन हो जाते हैं उसके ऊपर, ठीक है। कैन सर अगर डिग्रेड मैनी येलोइश टाइप्स। कलर आ जाएगा फिर तो प्रिंटिंग भी सही नहीं होगी। कुछ भी नहीं सही होगा, उसको अगेन फिर ब्लीचिंग करनी पड़ेगी। इसलिए अगर तो हमने फ़ौरन 1-2 दिन के लिए अगले स्टेप के लिए भेजना है तो फिर तो इट्स ओके, लेकिन अगर महीने 2 महीने लगने हैं तो फिर हम ब्लीचिंग नहीं करेंगे, क्योंकि फिर तो उसके ऊपर येलो कलर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा सर। चले, कैन डिग्रेड मैनी डाइज। बहुत सारी डाइज को डिग्रेड कर देता है, बहुत सारी डाइज इसके ऊपर नहीं लगती, ठीक है। ये भी इसका एक प्रॉब्लम है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर ब्लीचिंग ऑफ सिंथेटिक और प्रोटीन। सिंथेटिक के लिए नहीं है, सो इट मीन्स मेनली ये कॉटन के लिए है, या प्रोटीन फाइबर्स के लिए भी नहीं है। प्रोटीन फाइबर वूल सिल्क होते हैं, सो मेनली ये कॉटन के लिए ही है हाइपो ब्लीचिंग। डज नॉट प्रोड्यूस अ वेरी सेटिस्फैक्ट्री वाइट। इससे जो वाइट कलर प्रोड्यूस होता है ये बहुत ज़्यादा वाइट कलर नहीं होता, ठीक है। ये देखें एफिशिएंसी कम है। इकोनॉमिकल था, प्राइस उसकी लो थी, डेनम के लिए था, लेकिन वाइट भी नहीं कर रहा, येलोइश कर रहा है काफ़ी अर्से के बाद, फाइबर को डैमेज कर रहा है अगर हमारे पास पीएच और टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाइपो ब्लीचिंग। समझ आ गई स्टूडेंट्स? यस सर आ गई है। यस सर। यस सर। दाऊद किधर है? चला गया? नहीं इधर ही। माइक तो ऑन किए, बोलो। चले, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीचिंग। जो थर्ड है हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीचिंग है, ठीक है। इसमें हमारे पास हम लोग क्या यूज़ करते हैं, H2O। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला ही H2O2 है। सो इसके अंदर हम H2O यूज़ करते हैं विद एक्टिवेटर NaOH। एक एक्टिवेटर यूज़ होता है, एक्टिवेटर कह लें कि रिएक्शन को स्टार्ट करने वाला, या थोड़ी सी चीज़ हमने जो हम लोग उसके अंदर ऐड कर देते हैं ताकि हमारा प्रोसेस ज़्यादा तेज़ी से स्टार्ट हो जाए, स्मूथ हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटर। कैटालिस्ट कह लें आप, ठीक है। सो कैटालिस्ट कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम, NaOH, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग केमिकल यूज़ कौन सा कर रहे हैं, H2O2, ठीक है। क्या एडवांटेजेस हैं, सिंस इट्स बाय प्रोडक्ट्स आर ओनली वाटर एंड ऑक्सीजन। क्योंकि इसमें सिर्फ वाटर है और ऑक्सीजन है, इसमें क्लोरीन नहीं है, ठीक है। सो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ठीक है। वर्सटाइल है, यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट है। यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट है क्योंकि H2O2 है, इट्स समथिंग लाइक वाटर, जस्ट एक आइन का डिफरेंस है। सो ये यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट है, इट कैन बी यूज ऑलमोस्ट सर एनी आपकी स्लाइड टेम्परेचर। नहीं शो। सभी सर को नहीं रिफ्रेश शो हो रही वाली। क्या? सर देखिए हो रही हाइड्रोजन है। मुझे हो रही। सर हो रही है। चल रहे हैं आपके बेटा इंटरनेट का सर इशू, जी और क्या बता देते। कोशिश करें दोबारा।
सो हम लोग इसके अंदर हमारे पास H2O2 यूज़ होता है। सो चूँकि ये यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट है, इसलिए इट कैन बी यूज़ आलमोस्ट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर यूज़ हो सकता है और किसी भी बैच में, किसी भी कंटिन्यूस प्रोसेस में। मतलब कि अगर एक बॉक्स में हमारे पास ब्लीचिंग करनी है, अगले में वॉशिंग करनी है, ये एक ही बॉक्स में ब्लीचिंग करनी है, उसी बॉक्स में बाद में वॉशिंग करनी है, तो उन दोनों के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू कंबाइन स्कावरिंग एंड ब्लीचिंग। सो इसके अंदर हमारे पास अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करेंगे तो हमारे पास स्कावरिंग भी हो सकती है और ब्लीचिंग भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। नो एंटी क्लो ट्रीटमेंट, क्योंकि क्लोरीन ही नहीं इसमें बनी, सो हमारे पास एंटी क्लो ट्रीटमेंट भी इसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, नॉन, जी जी, इट इज़ नॉन क्रॉसिव, कोई डैमेज नहीं करता है, डजेंट प्रोड्यूस अनप्लीजेंट ऑर्डर, कोई अनप्लीजेंट ऑर्डर भी इसके अंदर प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या क्या इसके अंदर आ सकती हैं? कैटालिटिकल डैमेज टू कॉटन कैन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल कैटाइंस। कैटालिटिकल डैमेज हो सकता है अगर कोई मेटल का कंटेंट जो है वो उसके ऊपर, फैब्रिक के ऊपर जो है वो पड़ा हुआ है, तो हमारे पास फैब्रिक डैमेज हो जाएगा जब उसकी हम ब्लीच किससे करेंगे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। मेटल का कंटेंट का पड़ा होने का ये नहीं मतलब कि उसके ऊपर कोई मेटल पड़ा हुआ, मेटल फाइबर के अंदर जो है वो अगर कोई मेटल कंटेंट जो है वो ऐड है। नॉट वेरी इफेक्टिव फॉर सिंथेटिक फाइबर्स, अगेन इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव फॉर सिंथेटिक फाइबर। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीचिंग और हाइपो ब्लीचिंग दोनों जो है वो हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स के लिए इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो सिंथेटिक फाइबर्स के लिए हमारे पास कौन सी इफेक्टिव है फिर? ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग, ठीक है, जिसमें पीएच रेंज 9 है, कॉमनली यूज्ड है और बोथ सिंथेटिक और नेचुरल के लिए है। जो हमारे पास हाइपो था उसमें एंटी क्लो ट्रीटमेंट एक तो करना पड़ता है, एक इतना ज़्यादा वाइट नहीं होता, येलोइश हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट है, इकोनॉमिकल है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, उसमें हमने H2O2 यूज़ किया है। फ़ायदा क्या है? यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट है, स्क्रबिंग ब्लीचिंग दोनों हो सकती हैं, कोई एंटी क्लो ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इसके अंदर स्मेल नहीं है। लेकिन अगेन इसके नुकसान क्या क्या हैं कि ये सिर्फ सिंथेटिक फाइबर्स के लिए जो है वो इफेक्टिव नहीं है, सिर्फ नेचुरल के लिए है। और दूसरा जो प्रॉब्लम इसके अंदर है वो ये है कि ये कॉटन को अगर उसके अंदर मेटल कंटेंट्स ऐड हैं तो उसको क्या कर देता है? डैमेज कर देता है। क्लियर? सर में हाइड्रोजन पेरोक्साइड में पीएच लेवल नहीं बताया गया। पीएच लेवल नहीं किया बताया गया, इट मींस कि इट कैन बी यूज्ड एट एनी पीएच लेवल। क्लियर? ओके सर। क्योंकि यूनिवर्सल है ना, वाटर तो किसी भी पीएच के ऊपर जो है वो यूज हो जाता है। उसके बाद देखिए ब्लीचिंग एफिशिएंसी है। ब्लीचिंग का कैसे पता चलेगा कि ब्लीच हो गया या नहीं? हम जो भी प्रोसेस पढ़ते हैं एंड के ऊपर उसका टेस्ट ज़रूर देखते हैं। द स्टैंडर्ड हैज़ 100% रिफ्लेक्टेंस एट द वेवलेंथ, मतलब जो हमारे पास सैंपल होता है जिसकी ब्लीचिंग हुई होती है उसकी 100% रिफ्लेक्शन होती है। क्योंकि उसमें से अगर हम लाइट पास करें तो हमें बिल्कुल क्लियर फैब्रिक्स होता है उसमें, क्योंकि कोई कलर्ड इम्प्योरिटीज़ ही नहीं होती, तो रिफ्लेक्शन उसकी कितनी होती है? 100% होती है। फॉर ब्लीच सैंपल द रिफ्लेक्टेंस एट द 460 नैनोमीटर ब्लू रीजन इज मेजर। ये एक लाइट का ही एक रीजन है, तो वो कह रहा है कि जब हम लोग ब्लीच फैब्रिक में से लाइट पास करते हैं तो लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है? 460 नैनोमीटर, ठीक। और अनब्लीच फैब्रिक्स की जो है वो रिफ्लेक्टेंस कितनी होती है? तो उनकी रिफ्लेक्टेंस भी कम हो जाती है 55%, 100% से कम हो जाती है, विच इंक्रीजेज टू 83 to 85% ऑन ब्लीचिंग। ब्लीचिंग करने के बाद 83 से 85 तक हो जाती है, ठीक है। स्टैंडर्ड की कितनी? स्टैंडर्ड का मतलब कि हमें स्टैंडर्ड जो हमने सैंपल जिससे कंपेयर करें उसकी 100%। लेकिन चूंकि हमारे प्रोसेस इतने इफेक्टिव नहीं होते, केमिकल्स इतने इफेक्टिव नहीं होते, सो हम कितनी तक अचीव कर पाते हैं? 83 से 85% तक। और उसकी जो है रिफ्लेक्टेंस जो अनब्लीच्ड है उसकी कितनी है? 55%। सो इसका टेस्ट का क्या है कि रिफ्लेक्टेंस से हम जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारे पास जो ब्लीच है वो हुई है या नहीं। जो ब्लीच्ड फैब्रिक है उनकी रिफ्लेक्टेंस कितनी है? 83 से 85%। और उसमें जो वेवलेंथ है लाइट की वो किस रीजन में शो हो रही है? 460 नैनोमीटर की रीजन में शो हो रही है। क्लियर? यस सर। चल, ब्लीचिंग में से यस कोई सर। क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछें।
सर देख दो कैटालिटिक डैमेज का बता दें। हाँ, कैटालिटिकल डैमेज का ये मतलब है कि साथ में अगर हमने कोई कैटलिस्ट यूज़ किया है, साथ में ना इंडस्ट्रियल लेवल पे कोई साल्ट वगैरह या जैसा सोडियम हाइड्रोक्साइड वो अक्सर यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारा प्रोसेस जो है वो तेज़ हो जाए। ठीक है, तो लेकिन सम टाइम ये होता है कि उसमें वो वाला जो कैटलिस्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास फैब्रिक को डैमेज कर रहा होता है, उसमें ये मतलब है। क्लियर है? जी सर, थैंक यू। चलें, इधर देखें, ये भी एक ब्लीचिंग की मशीन है, पूरा एक रोलर लगा हुआ है, यहाँ से फैब्रिक अंदर जा रहा है। ये देखें, ये वाइट नहीं है इतना ज़्यादा, ठीक है। यहाँ से स्टैंडर्ड से रोलर से रॉड से होता हुआ जो है वो फैब्रिक अंदर जा रहा है, ठीक है। और ये अब हमारे पास चैम्बर स्टार्ट हो गए हैं जिसके अंदर ब्लीचिंग होगी, हो सकता है इसमें एंटी क्लोड ट्रीटमेंट हो सकता है इसके अंदर वॉशिंग हो, इसके अंदर भी वॉशिंग हो, या क्लास इसलिए चैम्बर ज़्यादा होते हैं कि ये देखिए रोड्स लगे होते हैं ना, तो सम टाइम ये होता है कि कुछ फैब्रिक का पोर्शन इस हिस्से में ब्लीच हो जाता है, ठीक है, और कुछ फैब्रिक का पोर्शन इस हिस्से में जाता ही नहीं है, वो डायरेक्ट इस हिस्से में जाता है। ये देखिए ऊपर से भी रोलर्स लगे होते हैं, ठीक है। सो एट अ टाइम काफ़ी फैब्रिक्स को भी ये ब्लीच कर देती हैं मशीन्स, ठीक है। उसमें ये देखें ऊपर नीचे ही, ऊपर भी है चैम्बर, नीचे भी चैम्बर है। सो कुछ फैब्रिक जो है वो नीचे चला जाएगा फैब्रिक, कुछ जो है वो फैब्रिक ऊपर चला जाएगा, और इसके अंदर जो भी ब्लीचिंग है, सो ये देखें, यहाँ पे देखें, इसका कलर देखा आपने, और स्टार्ट में उसका कलर देखें, ठीक है, येलोइश कलर है स्टार्ट में, और एंड पे देखिए आप, उसमें एंड पे उसका बिल्कुल वाइट कलर है। ये देखें, यहाँ पे कलर देखें, ठीक है, ये ब्लीच्ड फैब्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद अगेन यहाँ पे अगेन कोई केमिकल अप्लाई कर रहा है, हो सकता है अगेन फिर ब्लीचिंग हो रही है उसमें, ताकि और उसकी एफिशिएंसी को इन्हांस करने के लिए। एक देखिए, हम जो फैब्रिक्स भी वॉश करते हैं ना, तो हो सकता है एक वॉश में हमारे पास स्टेन ही ना रिमूव हो, उसको हम फिर चेक कर देते हैं मशीन में। हम आप लोगों ने देखा होगा जो ज़्यादा मैले फैब्रिक्स होते हैं उनको हम अगेन रोटेट करवाते हैं ताकि और साफ़ हो जाए। तो इसमें भी यही चीज़ होती है। ये देखिए, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड के ऊपर लगा हुआ है, अच्छा ये वाले जो रोलर्स हैं ये हीट दे रहे हैं ताकि फैब्रिक खुश्क हो जाए, ठीक है, क्योंकि जब ब्लीच होता है, वॉश होता है, तो फैब्रिक गीला होता है, और हमने गीले फैब्रिक्स को तो नहीं ना आगे वाइंड करना, ठीक है। यहाँ पे इसको हीट मिल रही है। अब देखें, अब हमारा फैब्रिक देखें, अब और ज़्यादा वाइट हो गया फैब्रिक, ठीक है। इन सारे रोलर से हमें क्या मिल रही है, हीट, जो कि फैब्रिक को सिर्फ ड्राई कर रही है, ठीक है। फिर यहाँ से होता हुआ फैब्रिक अगेन यहाँ पे वाइंड हो रहा है इस रोलर के ऊपर, क्लियर है। तो यहाँ पे देखें उसका कलर, चले, ब्लीचिंग क्लियर है। यस सर। चले, 2-3 मिनट्स की ब्रेक ले लें, फिर हम मर्सराइजेशन का थोड़ा सा पढ़ते हैं। मैं पानी पिया हूँ तब तक।
जी क्लास, पानी वगैरह पी लिया आप लोगों ने? कहाँ जी गए हो? सर, कहाँ थक चले गए? गई हैं। जी सर। कितने लोग हैं अभी? 36 है। यस सर। सरमद आया 1579। सरमद नहीं, चले। अब हमारे पास क्लास जो नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज नोन एज मर्सराइजेशन। मर्सराइजेशन बेसिकली क्या है? समथिंग लाइक आयरनिंग है। मतलब कि इसमें हम लोग फैब्रिक को इस तरह से अप्लाई करते हैं, मतलब फैब्रिक को इस तरह से सेट करते हैं कि इसमें जितनी भी क्रीजेज है ना वो कवर हो जाए, क्रीजेज रिमूव हो जाए और हमारे पास जो है वो फैब्रिक की डायमेंशंस बेटर हो जाए। मतलब एक किस्म का फैब्रिक को प्रेस करना है, ठीक है, हीट दे के उसको प्रेस करना है ताकि उसकी जो है वो डायमेंशन ठीक हो जाए, आयरनिंग हो जाए। और उसके बाद ट्रीट किस में करते हैं? ट्रीट अगेन कास्टिक सोडा से ही कर रहे हैं। लेकिन क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर हैं एक फाइबर की स्ट्रेंथ? जैसे कि मैंने आपको बताया ब्लीचिंग में, आप लोगों ने भी मुझे बताया कि सर ब्लीचिंग में जो है वो स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो हम इसमें जो है वो उसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा इन्हांस करते हैं, ठीक है। श्रिंकेज रेजिस्टेंस, रिंकल रेजिस्टेंस, मतलब जितने भी रिंकल्स होते हैं ना उसके अंदर उनको हम लोग रिमूव कर देते हैं, उसका लस्टर और इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। एंड डाई अफिनिटी, और उसको इस काबल बनाते हैं कि उसमें से जो है वो मैक्सिमम जो डाई है वो पेनिट्रेट कर सके और आगे जो है वो यूज हो सके, ठीक है। द कास्टिक एक्चुअली रीअरेंजेस द सेलुलोसिक मॉलिक्यूल्स इन द फाइबर टू प्रोड्यूस दीज। बेसिकली कास्टिक इसमें क्या करता है कि हमारे पास जितने भी सेलुलोसिक मॉलिक्यूल हैं कॉटन के अंदर उसमें फाइबर्स को अरेंज करते हैं, फाइबर्स को एक शेप देते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक शेप देते हैं। जब एक स्पेसिफिक शेप दे देते हैं ना तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वो यूनिटी में आ जाती है, और स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है क्योंकि एक प्रॉपर शेप में होते हैं तो रिंकल्स नहीं होते, रिंकल रेजिस्टेंस भी आ जाता है, लस्टर भी आ जाता है क्योंकि वो रैंडम नहीं होते, एक अलाइनमेंट में होते हैं, एक डिसिप्लिन में होते हैं, सो लस्टर भी आ जाता है। और उसके बाद उसके अंदर डाई अफिनिटी भी आ जाती है कि उसमें जो है वो प्रॉपरली मॉलिक्यूल जो है वो अपनी अपनी जगहों पे सेट होते हैं। सो हर मॉलिक्यूल के अंदर डाई की जगह होती है, ठीक है। सो इस स्टेप में हम लोगों को इस जो प्रोसीजर है इसमें हम लोग कास्टिक सोडा अप्लाई करते हैं, लेकिन हम लोग उसकी स्ट्रेंथ, उसकी डायमेंशंस, उसकी रिंकल रेजिस्टेंस, उसकी डाई अफिनिटी को इन्हांस करते हैं। अब हम इसकी कोई 2-3 वीडियोस देख लेते हैं ताकि हमें पता तो चले कि हमारे पास ये किस तरह से होता है। ये देखें, टेक्सटाइल मशीनरी कंटिन्यूस मर्सराइजेशन मशीन, ठीक है। ये देखें यहाँ से फैब्रिक जा रहा है, सिर्फ रोलर्स, ठीक है, रोलर्स उसको हीट दे रहे हैं, ठीक है, और वो प्रॉपरली सेट हुआ हुआ है, ठीक है। हर काफ़ी ज़्यादा रोलर है, हर रोलर के ऊपर से जब फैब्रिक गुजरता है फिर अगेन देखें रोलर्स एक दूसरे को साथ यहाँ पे नहीं जुड़े हुए थे, यहाँ पे जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ताकि वो उसको प्रेस करते हैं, उसकी डायमेंशंस को इम्प्रूव करते हैं, उसको स्टेबल बना रहे हैं फैब्रिक को। सो यहाँ से होता हुआ फैब्रिक सारे के सारे अंदर रोलर्स हैं, ठीक है, सिर्फ एक केमिकल है NaOH, और यहाँ से होता हुआ फैब्रिक जो है ये बैक साइड पे रोल हो रहा। ये देखिए यहाँ पे भी रोलर, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे हीट भी है, हीट हर रोलर के ऊपर है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो है ये वाइंड हो रहा है, ये देखिए
ठीक है क्लास। सो हमारे पास इसके अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, उसमें सिर्फ NaOH कास्टिक सोडा अप्लाई करके, मतलब एक किस्म की माया लगा के, जो घरों में हम लोग लेडीज़ जो है वो जेंट्स के ड्रेसेस को माया लगाती हैं ना कॉटन वालों को, वो भी कास्टिक सोडा होता है। उससे क्या होता है कि वो प्रेस अच्छा हो जाता है। कॉटन में वैसे रिंकल पड़ जाते हैं ना, उसको प्रेस करो उसके बाद वो 2-3 घंटे बाद अगेन रिंकल्स आ जाते हैं। तो लेकिन अगर कास्टिक सोडा लगा के उसको प्रेस किया हो ना, तो फिर क्या होता है कि उसमें रिंकल्स नहीं पड़ते। क्यों क्लास ऐसे ही है? जी सर। तो इसके अंदर सिर्फ कास्टिक, जी जी बोले 1239 किधर हो आशिर? यस सर। अब्दुल्ला 1240, अब्दुल्ला अब्दुल्ला इंसान बन जाओ। चले अब देखिए, एप्लीकेशन ऑफ कास्टिक सोडा 31 to 35% एट द टेम्परेचर ऑफ 15 से 18। ठीक है, ये परसेंटेज किस हिसाब से है कि क्योंकि पानी के साथ हमने मिला के लगाना होता है, सो वाटर में उसकी रेशियो कितनी होनी चाहिए? 31 से 35%। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 15 से 18, ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर। ठीक है, डेवलप पीरियड ऑफ, जी 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 कुछ कह रही हैं आप? कौन है? यस जी 70। 1270 जी बोलें। सर कितने? नूर, जी नूर सर कितना? क्या कह रही हैं बेटा? आपका माइक का मुझे लगता है इशू है, व्हाट्सएप कर दें अगर कोई इशू है। सो हम लोग उसमें क्या करते हैं, 12 पीरियड ऑफ 1 मिनट ऑन एन एवरेज सो एज टू परमिट डिफ्यूजन ऑफ अल्कली इनटू फाइबर। टाइम कितना देते हैं? सिर्फ 1 मिनट। ठीक है, उस बॉक्स के अंदर जिसमें वो अप्लाई हो रहा होता है, सिर्फ 1 मिनट के लिए हम रखते हैं कास्टिक सोडा सोल्यूशन लगा के 31 से 35% तक। टेम्परेचर कितना है? 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, वार टेंशन ड्यूरिंग अल्कली ट्रीटमेंट एंड स्ट्रेचिंग द, जी सर इसे कास्टिंग सोडा में 1 मिनट के लिए रखते हैं। जी कास्टिक सोडा वाले बॉक्स में एक बॉक्स होता है ना, चैम्बर होता है जिसके कास्टिक सोडा होता है और पानी होता है। ये वाला पॉइंट समझने की जरूरत है। वार टेंशन ड्यूरिंग अल्कली ट्रीटमेंट एंड स्ट्रेचिंग द वेफ्ट विड्थ ऑफ फैब्रिक। अब देखें, वार भी टेंशन में और वेफ्ट भी टेंशन में। इसका क्या मतलब है? हमने वीडियो में देखा था, मैं अगेन आपको दिखा देता हूँ कि वार कैसे टेंशन में है और वेफ्ट कैसे टेंशन में है। ये देखिए, ये तो ब्लीचिंग वाली ही अगेन आ गई है। ये देखिए मर्सराइजेशन। ठीक है, मैंने आपको बताया था रोलर्स होते हैं। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल टाइट है। ठीक है, वार भी टेंशन में और वेफ्ट से भी देखें बिल्कुल सीधा फैब्रिक है, साइडें उसकी जो है वो टर्न नहीं हुई हुई। ठीक है, सो वार भी इसमें हम लोग टेंशन पे रखते हैं, मतलब इसमें हम लोग फैब्रिक को इतनी टेंशन देते हैं हर रोलर टू रोलर कि वो बिल्कुल सीधा हो जाए। और साइडों से भी चूंकि प्रेस भी हो रहा होता है, साथ साथ हीट भी मिल रही होती है, सो हमारे पास वार्प और वेफ्ट इसमें दोनों टेंशन में होते हैं। क्यों टेंशन में होते हैं? क्योंकि ये नेसेसरी है ताकि टू प्रिवेंट द श्रिंकेज, ताकि उसमें अंदर कोई किसी किस्म की श्रिंकेज ना आए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर मिड एग्जाम and very important slide for your mid. ठीक है, इट इज़ देन फेड अराउंड अ सीरीज ऑफ रोलर्स। बहुत ज़्यादा रोलर्स होते हैं जिसके अंदर से ये गुजारे जाते हैं एंड विच कीप इट फ्लैट, जो इसको फ्लैट रखता है, स्मूथ रखता है वाइल कंट्रोलिंग द टाइम ऑफ कास्टिंग एक्सपोजर। डिवेल टाइम कितना है? 45 सेकंड टू 5 मिनट्स। क्यों रखते हैं? सीधा रखते हैं ताकि कास्टिक सोडा सारे के सारा उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाए। ठीक है, और जब पेनिट्रेट कर जाता है तो कास्टिक सोडा फाइबर्स को अलाइन कर देता है। जब अलाइन कर देता है तो सारे के सारे जो फाइबर्स हैं वो अपनी एक डायरेक्शन में आ जाते हैं और वार भी हमारा टेंशन में आ जाता है, वेफ्ट भी टेंशन में आ जाता है और उसकी श्रिंकेज भी ख़त्म हो जाती है। इस बात यहाँ तक बातों की समझ आ गई क्लास? सर ये जो आपने लास्ट पॉइंट बोला इसको रिपीट कीजिएगा। जी,
मैं आपको बताता हूँ, हमने कास्टिक सोडा अप्लाई करके उसके बाद रोलर से गुजारना होता है। ड्वेल टाइम कितना होता है? 45 से 5 मिनट के अंदर अंदर जो है वो कास्टिक सोडा उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। जब कास्टिक सोडा पेनिट्रेट कर देता है तो वो फाइबर्स के जो सेलुलोज होते हैं, जो सेलुलोजिक मालिक्यूल्स होते हैं, या आप कह लें फाइबर्स के जो एटम्स होते हैं, वो अपनी अपनी जगहों पे अरेंज हो जाते हैं। और वार्प भी टेंशन में होता है और वेफ्ट भी टेंशन में होता है, जिसकी वजह से एक तो श्रिंकेज कम हो जाती है, लस्टर इम्प्रूव हो जाता है, रिंकल्स ख़त्म हो जाते हैं और फाइबर की जो स्ट्रेंथ है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। क्लियर है? जी सर। अच्छा, फैब्रिक इज देन स्प्रेड विद रिंस वाटर। उसके बाद दरमियान में किसी प्रोसेस के ऊपर अगेन स्प्रे किया जाता है वाटर के साथ। स्प्रे इस तरह से किया जाता है, जिस तरह कपड़े आप प्रेस करते वक्त जो माया वाले कास्टिक सोडा वाले फैब्रिक्स होते हैं उसको हम जब प्रेस करते हैं तो शावर के साथ करते हैं ना, पानी भी अप्लाई करते हैं हम लोग, ताकि पानी से भी उसकी शेप अच्छी हो जाती है। और उसके बाद वो कह रहा है कि फाइनल ड्राइंग से पहले हम लोग उसको एक बार वॉश कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको बताया था, प्रोसेसिंग में हर स्टेप जो भी केमिकल लगाना है उसके बाद उसको वॉश लाजमी करें। ठीक है। फाइनल वॉशिंग ऑफ द ट्रेसेस ऑफ अल्कली फ्रॉम द ट्रीटेड फाइबर। जो फाइनल वॉश है वो क्यों करते हैं? ताकि ये जो अल्कली है ये इसके अंदर से रिमूव हो जाए, क्योंकि अल्कली हमें चाहिए नहीं है, हमें तो सिर्फ फैब्रिक चाहिए ना। अल्कली तो हमने इसलिए लगाई है ताकि हमारे जो फाइबर्स हैं उनकी डायमेंशन प्रॉपर हो जाए, अलाइन हो जाए, रिंकल्स ख़त्म हो जाएं, श्रिंकेज ख़त्म हो जाए और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव हो जाए। क्लियर? चलिए सर प्रोसेस। जब जी फैब्रिक होता तब उसे वो ड्राई तो नहीं कर रहा होता ना, क्योंकि उसके बाद आपने स्प्रे नहीं किया होता, पानी में से पानी करते हैं स्प्रे। क्या कह रही हैं, एक बार फिर बोलो। सर जब ये प्रोसेस हो रहा था, जो रोलर्स है उस पे जो फैब्रिक होता है फॉर 45 सेकंड टू 5 मिनट, तो इस पे जो फैब्रिक है वो ड्राई तो नहीं होता ना, वो सिर्फ स्ट्रेच करके नहीं, रखते ताकि हाँ, श्रिंकेज। फैब्रिक ड्राइड नहीं होता, उसके अंदर वाटर होता है। ठीक है। ओके। प्रोसेस पैरामीटर क्या है? एक तो कास्टिक स्ट्रेंथ, कास्टिक जितना सोडा अप्लाई करेंगे उतनी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। स्वेलिंग इंक्रीजेज विद द स्ट्रेंथ, जितना स्वेलिंग होने को टाइम ज़्यादा देंगे उतनी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ड्वेल टाइम, फीड रेट कितना है, कितना ज़्यादा कास्टिक सोडा अप्लाई कर रहे हैं, क्या रेशो है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। टेंशन के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी टेंशन ज़्यादा आप देंगे उतना इम्प्रूव होगा उसका लस्टर, उतनी इम्प्रूव होगी उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ। जी सर अगर वो के ऊपर से हमारे पास मान लो फैब्रिक जाएगा और उसका गार्डन बन जाएगा, उसके ऊपर से कास्टिक सोडा रिमूव करेंगे तो वो अपनी वापस पोजीशन में नहीं आएगा। जिस तरह कपड़ा श्रिंक हो जाता है, जो हम कहते हैं कि जब हम कोई फैब्रिक लाते हैं वो श्रिंक करते हैं, फिर क्या से वो कह रहे हैं? दोबारा अपनी position में। मुझे आपकी समझ नहीं आई, एक बार फिर बोलो। सर मैं ये कह रही थी कि जब हम कास्टिक सोडा हमने फैब्रिक पे लगाया है और जब बाद में हम घरों में या बाद में कहीं भी उसको रिमूव करते हैं तो दोबारा फैब्रिक अपनी अच्छी पोजीशन में नहीं फैब्रिक जैसा अपनी पहले होता है। उस पोजीशन में नहीं जाता फैब्रिक। मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा उसका लस्टर अगेन कम हो जाता है, लेकिन अगेन इतना रैंडम पोजीशन में नहीं जाता फैब्रिक। लाइक अगर आप माया अप्लाई कर दें उसके बाद अगेन जो है वो आप पहन लें, वो तो फर्स्ट टाइम जब आप उसको वियर आउट करेंगे फिर तो वो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन वो 2-3 वॉशेस तक उसका थोड़ा बहुत असर रहता है, लेकिन 2-3 वॉशेस के बाद अगेन फिर वो उसी तरह हो जाता है। क्लियर? सो जितनी टेंशन आप देंगे उतना ज़्यादा लस्टर इम्प्रूव होगा, जितना टाइम उसको ज़्यादा देंगे, जितना कास्टिक सोडा अप्लाई करेंगे उससे भी डायरेक्ट रिलेशन है। हाँ, टेम्परेचर, सेलुलोसिक स्वेलिंग इंक्रीजेज विद द ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर को ड्रॉप करेंगे उतनी स्वेलिंग उसकी इंक्रीज होगी, मतलब टेम्परेचर के साथ उसका इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि जितना आप उसको टाइम देंगे न्यूट्रल होने में। ठीक है। बेशक न्यूट्रलाइजेशन आप पार्ट नहीं, सिर्फ ऊपर वाले 4 जो है वो स्टेप्स को याद रखिए। ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ कास्टिक इन फैब्रिक मस्ट हैव टू बी रिमूव। अगर आपने कास्टिक सोडा उसके अंदर बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है तो आपको उसको रिमूव करना पड़ेगा। क्यों? फॉर ऑप्टिमम डाइंग, ताकि हमारी डाइंग अच्छी हो जाए, फॉर बेटर फास्टनेस ऑफ योर पीस,
और हमारे पास जो भी हम लोग उसके बाद केमिकल अप्लाई करें डाइंग के बाद सर हम लोग आपके उसके बैकग्राउंड से शोर आ रहा है, आपकी आवाज़ कम आ रही है। एक मिनट है नहीं बैकग्राउंड पे कोई मशीन चल रही है मैं करता हूँ इसको। सर आपका माइक भी म्यूट हो चुका है। जी जी वो मैंने खुद किया है। चलें, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है क्लास कि अगर हमने कास्टिक सोडा उसके अंदर बहुत ज़्यादा फैब्रिक के ऊपर अप्लाई कर दिया है तो उससे जो है वो हमारी डाइंग भी इफेक्ट होती है। तो हमने ज़्यादा जो एक्सेसिव अमाउंट है कास्टिक सोडा की उसको रिमूव करना होता है। ठीक है, हमें उतना ही कास्टिक सोडा चाहिए होता है जितने से फाइबर की डायमेंशन अच्छी हो जाए, जितनी उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाए, रिंकल्स रिमूव हो जाए। सो जो ज़्यादा है उसको रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन किस तरह रिमूव होता है? इंटेंसिव वाशिंग ज़्यादा कर लो, एक बार वॉश कर लो, अगर फिर भी नहीं रिमूव हुआ दूसरी बार वॉश कर लो, या एसिटिक एसिड ट्रीटमेंट, उसके अंदर कोई एसिड जो है वो डाल दो, लेकिन एसिटिक एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है वो नहीं ऐड करनी क्योंकि वो हमारे फैब्रिक को डैमेज करते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास उसी तरह ये जो मैंने आपको दिखाया है किस तरह वाशिंग न्यूट्रलाइजेशन कहाँ पे होती है, ये उसका सारा स्टेप दिखाया हुआ है, ये मैंने आपको वीडियो में दिखा दी है। ठीक है, उसके बाद देखें क्लास अफेक्ट ऑफ मर्सराइजेशन ऑन कॉटन। कॉटन के ऊपर क्या अफेक्ट होता है? कॉटन के ऊपर उसकी मालिक्यूलर लेवल पे ओरिएंटेशन अच्छी हो जाती है फाइबर की, मतलब जो फाइबर है वो बिल्कुल ओरिएंटेड हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है उसकी चीज़। ओरिएंटेशन ऑफ क्रिस्टलिनिटी इन द डायरेक्शन ऑफ फाइबर लेंथ, फाइबर लेंथ की डायरेक्शन में उसकी क्रिस्टलिनिटी अच्छी हो जाती है, मतलब कह लें यूनिफॉर्मिटी अच्छी। इंक्रीज क्रिस्टलिनिटी, इसका यही मतलब है स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है, हम स्ट्रेंथ भी कर लेते सर आपकी आवाज बहुत कम हो रही है, आ ही नहीं रही बल्कि। जी जी सर आपकी आवाज सर बहुत आपकी कम। आवाज बहुत कट कट के आ रही है। अब आ रही? यस सर। चले, एक तो बीच बीच में कट जाती है, पता नहीं चलता चलें आपने कोई क्या कहा बात है। नहीं, आप मुझे बता दिया करें मैं उसको रिपीट कर दूँ। अफेक्ट क्या है सर फाइबर मर्सराइजेशन का? जी तो आपने क्या बताया? मैं दोबारा बताता हूँ। फाइबर, कॉटन फाइबर के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होता है? कॉटन का जो फाइबर है वो पैरेलल हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, उसकी ओरिएंटेशन अच्छी हो जाती है फाइबर्स के एटम्स की, जिसकी वजह से उसकी क्रिस्टलिनिटी अच्छी हो जाती है। क्रिस्टलिनिटी का ये मतलब है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है। ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है मतलब कि वो स्वेल हो जाता है, अच्छा हो जाता है, उसके अंदर डाई पेनिट्रेशन की अफिनिटी बढ़ जाती है। ठीक है, केमिकल चेंजेस इस तरह से आ जाती हैं कि उसमें अंदर लस्ट्रस इंप्रूव हो जाता है, चमक आ जाती है, इंक्रीज इन लस्टर। लस्टर का यही मतलब है चमक ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए केमिकल चेंजेस उसके अंदर क्या आ जाती है, ये तो फिजिकली क्या चेंज आती है ना, स्ट्रेंथ अच्छी हो गई, स्वेल कर गया, लस्टर अच्छा हो गया। कॉटन, कॉटन के बारे में ये बात की हुई है। ठीक है, लेकिन केमिकल चेंजेस क्या आती हैं उसके अंदर, अब्जॉर्बेंसी ज़्यादा हो जाती है, तो डाई ज़्यादा अब्जॉर्ब होती है उसके अंदर। जब डाई ज़्यादा अब्जॉर्ब होगी तो वो अंदर तक उसको डाई करेगा, जब अंदर तक डाई करेगा तो ज़्यादा अच्छी डाई होगी। ठीक है, रिएक्टिविटी अच्छी हो जाती है, जो भी हम लोग डाई यूज़ करेंगे उसके साथ उसका रिएक्शन अच्छा होगा, जब रिएक्शन अच्छा होगा तो वो डाई अच्छी होगी। इंक्रीज इट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी टाइम ज़्यादा होता है, मतलब जो भी डाई उसके बाद ऊपर बाद में या जो भी केमिकल बाद में लगेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, वो ज़्यादा टाइम के लिए जो है वो उसके ऊपर ठहरेगा। इंक्रीज इन अल्कली अब्जॉर्प्शन, अल्कलीज भी उसके अंदर अब्जॉर्प्शन का जो रेट है वो ज़्यादा हो जाता है इसके बाद। सो ये हमारा कॉटन के बारे में था।
और कुछ इसके फैक्ट हैं, 2 फैक्ट हम पढ़ लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट पढ़ लेंगे। इंक्रीज इन लस्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया। सर ना करें। सर बस कर दें। सर सीरियसली बहुत प्लीज ज्यादा कर पढ़ दें रही हो, प्लीज। ऊपर वाला भी बहुत कंफ्यूज ज्यादा हो हो रहा है। गया। अच्छा सिर्फ ये 2 फैक्ट, क्योंकि लास्ट टाइम सर नहीं प्लीज। नो सर, नो सर। बहुत सर ऑलरेडी मिक्स हो रहा सर है। कसम से सर सब कुछ पहले बहुत सारा पढ़ लिया सर, प्लीज। सर पीछे से मिक्स हो रहा है। गया यस सर। प्लीज ना पढ़। ओके जी, ओके, बस बस मान लेते हैं। नहीं चल इधर से ये सिर्फ ये देख लें कि ये देखिए जो मर्सराइज है उसके ऊपर बाद में डाइंग हुई है तो वो कितनी यूनिफॉर्म है, कलर कितना अच्छा है। और जो अनमर्सराइज है उसके ऊपर देखिए कि जो डाइंग हुई है वो इतनी ज़्यादा कलर्ड नहीं है, उसका शेड इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास इफेक्ट आता है। ठीक है बच्चों, अब आप मुझे ये बताएं कि जो आपका ओरल क्विज होना है आज का, वो आज वाले लेक्चर में से हो या पिछले लेक्चर में से हो? मेरे ख्याल में आज वाले लेक्चर में से हो। सर पिछले वाले में से। सर आज वाला सर पिछले बहुत वाले में ज्यादा है। आज वाला कुछ ज्यादा है। चलो पिछला ही हो, मैं खोल लेता हूँ। पिछला था क्लास आप लोगों का स्कवरिंग। यस सर। यस सर। चल अब जरा मैं स्क्रीन शेयर तो बंद कर दूं। चलो स्क्रीन शेयर बंद हो गई।